SRKP गवर्नमेंट पीजी कॉलेज किशनगढ़ से मैं डॉक्टर कमलेश प्रीतवानी। बच्चों, आज आपका स्वागत करती हूँ। बीकॉम पार्ट 3 के इनकम टैक्स के पेपर में हम लोग पढ़ रहे थे इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। इसी के आगे कड़ी में मैंने आपका पार्ट 1 समझाया था, जिसमें बताया गया था कि किस प्रकार से बिजनेस एंड प्रोफेशन की इनकम जो बच्चों हम लोग फाइनेंशियल अकाउंट्स में कैलकुलेट करते हैं, उसे इनकम टैक्स में कैसे चेंज किया जाता है और क्यों चेंज किया जाता है, मैंने आपको बताया था। हमारे 5 हेड्स हैं बच्चों। एक सैलरी हेड था, उसके बाद में हाउस प्रॉपर्टी देखा हमने, ये बिजनेस हेड है, फिर कैपिटल गेन और अदर सोर्सेज। 4 हेड्स में जो है किसी व्यक्ति की इनकम को शामिल किया जा सकता है। एक इनकम केवल एक बार होगी और उसी की इनकम जो टैक्सेबल मानी जाएगी जो कि खुद मालिक है उस इनकम का, जिसको कि डायरेक्ट इनकम मिली है, उसी की इनकम में ऐड की जाएगी। और इनकम ऐड करने का मतलब क्या है, ये कुछ साइलेंट अंदर फीचर्स हैं इनकम टैक्स के जो मैं आपको समझा रही हूँ, जो सारे चैप्टर्स में इक्वली अप्लाई होंगे। कि अगर इनकम जो है हेड में जा रही है तो वो उससे पर्टिकुलर से रिलेटेड होनी चाहिए और उसी के व्यक्ति को आय होनी चाहिए। तो एक हेड की इनकम स्पेशल हेड में स्पेशली इनकम जाएगी। सैलरी हेड में आपने देखा सैलरी की इनकम गई थी, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप था। बिजनेस हाउस प्रॉपर्टी में आपने देखा कि मकान है और उसको किराए पर दिया गया है तो उसकी इनकम है, तो मकान मालिक की आय में आपने उसको ऐड किया था, क्योंकि जो इनकम उसकी आय में टैक्सेबल जुड़ेगी वो टैक्सेबल होगी या टैक्स फ्री होगी। तो इस प्रकार से क्या है कि इनकम में लेने से पहले हमें ये सोचना पड़ेगा कि इनकम वाकई है या नहीं, क्योंकि उससे टैक्स बर्डन बढ़ सकता है। तो इसलिए टैक्स बर्डन नहीं बढ़ाया जाए। तो ये हमें जो है लॉ के अंतर्गत ये फैसिलिटी है कि आप उसको जो है उसका बर्डन लॉ में ही जिस तरह से जितना हो सकता है उतना ही करिए, उसको अनावश्यक रूप से नहीं बढ़ाया जाएगा। बहुत इंटरेस्टिंग है इनकम टैक्स बच्चों, लेकिन उसको आपको इस लॉ के अकॉर्डिंग ही समझना पड़ेगा और याद करना पड़ेगा कि जो उसने कहा है वो वैसा ही होगा। तो हमने जो इनकम निकाली थी वो उनको पसंद नहीं आई इनकम टैक्स वालों को। उन्होंने कहा कि आपने जो कैलकुलेट किए वो फाइनेंशियल अकाउंट्स आपने कैलकुलेट किए वो सही नहीं है, क्योंकि अपने कुछ फ्लॉज हैं, उसमें कुछ कमियां हैं। अपन ने क्या कमी रखी बच्चों, देखिए अपन ने डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया, अपनी मनमानी की, हमने जैसा मर्जी है, जिस बिजनेसमैन ने वैसा किया, स्ट्रेट लाइन से कर दिया, किसी ने डिमिनिशिंग मेथड से कर लिया, तो सबका अलग अलग तरीका था। लेकिन इनकम टैक्स वाले कहते हैं कि नहीं, इस तरह से नहीं, हम जो कहें वैसे ही होना चाहिए, परसेंटेज हम बताएंगे आपको, स्ट्रेट लाइन होगा, डिमिनिशिंग होगा, ये सब हम बताएंगे। ग्रुप्स बनाइए आप उनके संपत्तियों के, एक जैसे संपत्तियों के। तो ये सारा आपने डेप्रिसिएशन इससे पहले जो मैंने बताया लेक्चर्स आपको, उनमें आप अच्छे से समझा आपने कि किस प्रकार से डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होता है। वो जस्ट इसका बिजनेस सेट का एक खर्चा था। अब ये जो चैप्टर बेस्ड है उसका मेन आपको इंडिग्रेंट मैं आपको बता दूं कि ये चैप्टर किस पे बेस्ड है। बिजनेस एंड प्रोफेशन का मतलब है कि आप उसमें उसी इनकम को लीजिए जो कि आए, जो आपको इसमें खर्चे हमें क्या करने होंगे, वापस से पीएनएल अकाउंट को रिवाइज करना है। जो पीएनएल अकाउंट ने अपने किसी में फाइनेंशियल अकाउंट में बनाया था उसको रिवाइज करना है। रिवाइज क्यों करना है, क्योंकि इनकम टैक्स वाले कह रहे हैं कि आपका ये सही नहीं बना हुआ है। तो हम क्या करेंगे, नीचे से नेट प्रॉफिट एज पर पीएनएल अकाउंट वापस से लेंगे और उसमें ऐड और लेस का निशान लगा दीजिए। अब जो मैं कहूँ वो करते जाइए। उसमें आपको क्या करना है कि डीआर साइड में देखिए, पीएनएल अकाउंट की डीआर में जो खर्चे थे वो आपके अलाउड आपने कर दिए, लेकिन इनकम टैक्स वाले कहते हैं अलाउड नहीं है, तो उसमें से उन खर्चों को वापस से आपने जिनको माइनस कर रखा है, अलाउड मतलब आपने माइनस किया, तो उनको वापस से ऐड कर लीजिए। मतलब मेरे कहना मतलब ये कि आप उसका कौन से जोड़े जाए और कौन से घटाए जाए वाला याद नहीं करके आपको छोटा सा पीएनएल अकाउंट बनाना चाहिए और उसमें देखते जाना चाहिए, और धीरे धीरे आपको प्रैक्टिस हो जाएगी कि ये किस प्रकार से हमें करना है। यानी गलत घटा दिया है तो वापस जोड़ दो, गलत जोड़ दिया है तो वापस घटा दो। इस तरह से करते हुए पीएनएल अकाउंट को रिवाइज किया जाएगा इनकम टैक्स के रूल्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये भी मैंने इसको पहले वाले लेक्चर में थोड़ा आपको बताया था, अलाउड और डिसअलाउड। वापस इसी में ही कुछ और जो खर्चे हैं उनको हम ले रहे हैं। तो यहाँ पर हम कह रहे हैं कि एक्सपेंसेस विच आर डिडक्टेबल ऑन एक्चुअल पेमेंट ओनली, ऐसे खर्चे जो कि पेमेंट के बेसिस पे ही अलाउड होंगे तो उनको हम चाहे इसमें डिडक्टेबल, उनको कटौती योग्य मानते हैं। उनको हम अलाउड मानने का मतलब कि आपका पीएनएल कम हो रहा है, प्रॉफिट कम हो रहा है, आप उन्हें माइनस रहने दीजिए। अगर माइनस किया तो रहने दीजिए, नहीं किया तो और कर लीजिए। मतलब बहुत सिंपल, आप इसको रटेंगे नहीं, समझिए। और अगर आपको नहीं समझ में आता तो मेरे से आप बात भी कर सकते हैं। कई बच्चे मुझसे समझ रहे हैं इसमें अलग से, तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आया अपनी बात को तो समझ सकते हैं। तो ये जो एक्सपेंसेस हैं वो कैसे अलाउड होंगे क्या नहीं होंगे, ये जैसे हमने कहा कि ये एक्सपेंसेस अलाउड है। एनी टैक्स, ड्यूटी, सेस और फीस बाय वॉट एवर नेम इज कॉल्ड, किसी भी प्रकार का जो टैक्स वो खर्चा अलाउड माना जाएगा। अच्छा, अब अलाउड के पीछे भी एक लॉजिक है, बहुत बड़ा लॉजिक। अगर आप वो समझ जाते हैं तो आपके लिए ये चैप्टर बहुत आसान होगा। उनका लॉजिक ये है कि वो खर्चे व्यवसाय के लिए आवश्यक है, उनके बिना व्यवसाय नहीं हो सकता, उन खर्चों को अलाउड माना जाएगा। तो आपने अगर कोई टैक्स पे किया या ड्यूटी टैक्स पे किया, फीस पे की, तो इसको अलाउड मानते हैं। कंट्रीब्यूशन टू पीएफ है,
ESI प्रीमियम में ग्रेचुटी फंड, अदर फंड्स फॉर वेलफेयर एम्प्लॉई, इसमें अगर आपने कोई रिडक्शन दिया, कटौती दी है तो वो भी अलाउड होगी। बोनस है, कमीशन है, लीव एनकेशमेंट पेबल टू एम्प्लॉइज, एम्प्लॉइज की छुट्टी के बदले में लीव एनकेशमेंट क्या होता है? अर्जित अवकाश वेतन। मिस्टर ए छुट्टियां ले रहा है और मिस्टर बी छुट्टियां नहीं ले रहा है, तो जो बी नहीं ले रहा है उसको कुछ उसका फायदा होना चाहिए, तो उसे लीव का एनकेशमेंट पैसा दिया जाता है, तो वो भी इसमें अलाउड होगा। इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन और फ्रॉम शेड्यूल बैंक्स, है ना, उनको इंटरेस्ट ऑन लोन दिया है तो वो भी इसमें अलाउड होगा। ठीक है, ये एक्सपेंसेस अलाउड कर दिए हमने। जो अलाउड नहीं है वो देखिए, अब यहाँ पर वापस वही लॉजिक है कि इनके बिना काम चल सकता है तो हम उन्हें नहीं ले रहे। आप एक एक खर्चे में अच्छे से देखिए और मुझे बताइएगा आप चैलेंज से कि एक पॉइंट फिट बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है ना, तो आपके लिए याद करना आसान होगा, रटना नहीं पड़ेगा आपको। एक्सपेंडिचर ऑन एनी टाइप ऑफ एडवर्टाइजमेंट ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, अब पॉलिटिकल पार्टी को जो विज्ञापन पे खर्चा हो रहा है तो आपको देना जरूरी है क्या? आप क्यों विज्ञापन करेंगे पॉलिटिकल पार्टी का? तो चलिए इस खर्चे को हम डिसअलाउड कर देते हैं। सेकंड है एनी इंटरेस्ट, रॉयल्टी, फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज और अदर सम्स चार्जेबल अंडर दिस एक्ट विच इज पेबल आउटसाइड इंडिया। आपने आउटसाइड इंडिया नॉन रेसिडेंट को कोई पेमेंट किया है, फॉरेन कंपनी को कोई पेमेंट किया तो उसको हम अलाउड नहीं करेंगे। एनी इंटरेस्ट, कमीशन, रेंट, रॉयल्टी, प्रोफेशनल टैक्स है जो कि आपने रेसिडेंट ऑफ इंडिया को दिया है या कॉन्ट्रैक्टर को दिया है जिसपे TDS नहीं डिडक्ट हुआ है ना, और इफ डिडक्टेड देन नॉट डिपॉजिटेड बिफोर द ड्यू डेट ऑफ फिलिंग ऑफ द रिटर्न। ठीक है, इसी तरह से जिसमें कोई रिटर्न ही फाइल नहीं हुआ तो उनको अलाउड नहीं करेंगे। एनी टैक्स कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिट ऑफ बिजनेस, किसी भी प्रकार का जो टैक्स जो है प्रॉफिट के आधार पर लगा हो तो उसको भी आप इसमें नहीं इंक्लूड करेंगे। एनी अमाउंट ऑफ वेल्थ टैक्स पेड, वेल्थ टैक्स को भी नहीं इसमें अलाउड करेंगे आप। वेल्थ टैक्स क्या होती है? वेल्थ पर लगने वाला टैक्स, तो ये भी यहाँ अलाउड नहीं होगा। एनी पेमेंट ऑफ सैलरी पेबल आउटसाइड इंडिया, जो इसकी पहचान देखिए या तो पॉलिटिकल पार्टी का है या फिर वेल्थ टैक्सेस है, और या फिर ये कि आपने आउटसाइड इंडिया के लिए किसी को पेमेंट किया तो वो अलाउड इसमें नहीं होगा। एनी रेवोल्यूशन पेड टू नॉन वर्किंग पार्टनर्स, नॉन वर्किंग पार्टनर जो है उनको जो देने वाला जो रेम्यूनरेशन है उसको भी हम जो है अलाउड नहीं करेंगे नॉन वर्किंग पार्टनर को। इसी तरह से एग्रीमेंट जो है पेड टू वर्किंग पार्टनर अदर देन स्पेसिफाइड इन एग्रीमेंट, एग्रीमेंट में कुछ है और उसके बाद आप उसके बाद भी उसे कुछ और देते हैं तो वो भी अलाउड नहीं होगा। एन इंटरेस्ट टू पार्टनर इफ नॉट स्पेसिफाइड इन एग्रीमेंट एंड नॉट मोर देन 12%, आप जो है 12% से ज़्यादा उसको देते हैं तो वो भी अलाउड नहीं होगा, है ना, इंटरेस्ट देते हैं पार्टनर को। एनी पेमेंट इन कैश एक्सीडिंग ₹20 लाख, फाइनेंशियल ईयर तक तो 20,000 था लेकिन अब उससे ज़्यादा वाली राशि जो है वो अलाउड नहीं होगी। और द लिमिट ऑफ कैश पेमेंट्स विल बी 10,000, पहले 35,000 इन केस ऑफ पेमेंट मेड फॉर प्लाइंग, हायरिंग एंड लीजिंग गुड्स कैरेजेस एक्सेप्ट व्हेन पेमेंट्स आर मेड अंडर सर्कमस्टांसेस स्पेसिफाइड इन रूल 6DD ऑफ इंडियन इनकम टैक्स एंड, मतलब इतना खर्चा जो है इसका अलाउड होगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा। वेर डिडक्शन हैज़ बीन क्लेम्ड ऑन एक्यूरल बेसिस ड्यूरिंग एन असेसमेंट ईयर, एक्यूरल बेसिस क्या होता है? अर्जित आधार पर किसी प्रकार का डिडक्शन दिया जा रहा है, यानी कि अभी उसको दिया नहीं, एक्चुअल पे नहीं किया है, बाय वे ऑफ अकाउंट पे चेक और DD एक्सीड्स ₹20,000। ठीक है, ये सच पेमेंट्स आ गया इसमें, विच पेमेंट इज मेड। एनी प्रोविजन फॉर द पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी टू द एम्प्लॉय, ग्रेचुटी जो कर्मचारी को दी जा रही है वो भी अलाउड नहीं होगी। पर्सनल एक्सपेंडिचर अलाउड नहीं होगा, लॉजिक है। ग्रेचुटी माना जाता है कि उसका खुद का एम्प्लॉय का बेनिफिट है तो इसलिए बिजनेस को उससे कोई बेनिफिट नहीं हो रहा तो उसको नहीं लिया जाएगा। बिजनेस को बेनिफिट होना चाहिए, बिजनेस से रिलेटेड होना चाहिए, बिजनेस की चलाने के लिए जरूर होना चाहिए, उसी खर्चे को अलाउड किया जाएगा। इन लॉजिक्स को याद रखिए और नहीं तो लिख के रखिए और उस पर हर खर्चे को टेस्ट करते रहिए। एनी पर्सनल एक्सपेंडिचर, अब उसके कर्मचारी के खर्चे हैं तो उनको हम क्यों अलाउड करेंगे बिजनेस में, तो उनको भी अलाउड नहीं किया जाएगा। एक्सपेंसेस ऑन डिफेंडिंग इन एनी प्रोसीडिंग्स फॉर ब्रीच ऑफ एनी लॉ और रिलेटेड टू सेल्स टैक्स, है ना, किसी सेल्स टैक्स के रूल्स तोड़ने के लिए आपने किसी प्रकार का खर्चा किया है तो रूल्स तोड़ने का खर्चा भी अलाउड नहीं होगा। ये जरूरी नहीं है आप रूल तोड़ें, है ना। विथ इफेक्ट फ्रॉम 1/4/17 एनी पेमेंट फॉर ए कैपिटल एक्सपेंडिचर मेड अदरवाइज देन बाय एन अकाउंट पे चेक, है ना, डेबिट और क्रेडिट कार्ड से 10,000 से ज़्यादा जो है ये इसमें डिटेक्टेबल नहीं होगा। अब इसमें कुछ एक्सप्लेनेशंस दिए हैं इसमें, ये देखिए आप कि रेस्ट्रिक्शंस ऑन एक्सेप्टेंस ऑफ लोन और एक्सेप्टिंग ए डिपॉजिट ऑफ ₹20,000 और more from the other person except by an account pay check or draft. These restrictions shall not apply if the loan or deposit is taken or accepted from the government, post office, cooperative bank, government undertaking, etc. With effects from 1/4/17, cash should not be accepted as loan more than ₹10,000 in a single day from a single person.
एक्सेप्टेंस ऑफ लोन और एक्सेप्टिंग ए डिपॉजिट ऑफ 20,000 वाली बात है कि इनको हम जो अकाउंट पे चेक से नहीं किया, तो ये रेस्ट्रिक्शंस हैं कि ये अलाउड नहीं होंगे। रेस्ट्रिक्शंस और repayment of loan or deposits. No person can repay loans along with the interest except by way of account pay check or draft if the amount is rupees 20,000 or more, है ना। No person can repay loan along with the interest, है ना। Restriction on repayment of loan, अगर आप repayment of loan का करें तो 20,000 से ज़्यादा नहीं होगा। With effect from 1/17 cash should not be paid more than 10,000 in a single day to a single person to repay the loan amount। ठीक है, चलिए, धन्यवाद।